नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल, इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है सेंटर ऑफ मास। तो देखो, सेंटर ऑफ मास समझना है तो करना क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो हम इसमें ज़्यादा ये नहीं पढ़ेंगे कि सेंटर मास होता क्या है, कब काम करता है, ये वो सो। यहाँ पे हम खाली ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा और कब और कैसे लिख कर आना है। सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको इस डायग्राम में देख के पता चल रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम दूसरी भाषा में बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये थ्री डायमेंशनल है, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल है। तो ये जो RCM है ना, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। तो देखो, सेंटर ऑफ मास पेपर में निकालने को बोल सकता है, लेकिन आप लोग करेंगे क्या, ये बात ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास दो तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला तब जब आपको वेक्टर फॉर्म गिवन हो, जो कि आपको दिख रही होगी। यहाँ पर R वेक्टर है और R2 वेक्टर है, इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म में सेंटर ऑफ मास निकालना। दूसरा होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, जब आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन होंगे x1 y1 x2 y2। ठीक, उस तरीके से z1 z2, मतलब कोई भी दो पॉइंट आपको जब गिवन होते हैं, ये दो पॉइंट नहीं तीन भी हो सकते हैं। ठीक, जब भी आपको ये तीन पॉइंट गिवन होंगे तो उसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते हो आप, जब आपको एक्स वाई जेड गिवन होते हैं। तो जब एक्स वाई जेड गिवन होंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, x1 m x2 ऐसे करके, ये फॉर्मूले हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, तीनों का अंडर रूट ले लेना है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकलता है। कब, जब कार्टेशियन फॉर्म में हो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सेंटर ऑफ मास कभी भी डायरेक्टली निकालने को नहीं देगा पेपर में। आपको को क्या करेगा, R1 R2 ये वेक्टर है, जब वेक्टर देगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन जब वेक्टर नहीं होंगे, आपके पास पॉइंट होंगे, तो आपको XCM YCM और ZCM निकालना है, मीन सेंटर ऑफ मास। और ये XYZ क्या है, कोऑर्डिनेट है इसके, राइट। सेंटर ऑफ मास के ये कोऑर्डिनेट है, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, 3D में है। 3D में कोई भी पॉइंट हो उसके तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये इसी तरीके से ये भी सेंटर ऑफ मास के क्या है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, XYZ। इन तीनों का जब हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के नीचे, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। उसी तरीके से रिलेटिव कोऑर्डिनेट होंगे। अभी क्वेश्चन भी समझाएंगे, टेंशन मत लो, सब्र करो, क्वेश्चन भी समझाएंगे। फिलहाल तो ये समझो। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट भी दो तरीके से निकाले जाते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास भी दो तरीके से निकाले जाते हैं। पहला हो गया आपका कार्टेशियन और दूसरा होगा आपका वेक्टर फॉर्म। उसी तरीके से रिलेटिव कोऑर्डिनेट भी दो तरीके से निकाले जाते हैं। पहला हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, R1 R2 दे रखा होगा तो इसको माइनस करके R निकाल लोगे। लेकिन अगर XYZ आपको गिवन होंगे, मीन्स x1 x2 y1 y2 z1 z2 गिवन होंगे, क्या करेंगे, x और y और z निकालेंगे। कैसे, x1 से x2 माइनस, y से y2 माइनस, z से z2 माइनस। उसके बाद जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास में अंडर रूट का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ भी करना है। ठीक, देखो वहाँ पे दो का निकाल दिया था, यहाँ पे समझ लो कि x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास। फिर मेन कैसे निकाला था, इसका अंडर रूट करके। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे समझाऊंगा कि कब आपको क्या लिख कर आना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल, एग्जाम में इतना आसान नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, इसी के हिसाब से बेसिक बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इन फिगर, जो कि आपको दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली आर लोकेटेड अलोंग एक्स एक्सिस। एग्जाम में जब भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, जब भी कभी भी आ सकता है, हर बार आता है खैर, तो आपको तो वैसे नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा। जहाँ पे बोल दे सेंटर ऑफ मास, समझ लेना इस टॉपिक से आया है, मतलब इस चैप्टर से आया है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर सेंटर ऑफ मास पे ही पूछे जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए सेंटर ऑफ मास पे रिलेटेड, तो तीन स्टेप हमेशा ध्यान रखना। पहला स्टेप ये देखना फाइंड क्या करना है। तो हमने देखा यहाँ पर जो फाइंड करना है वो है आपका सेंटर ऑफ मास और दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेंटर ऑफ मास निकालने के दो तरीके हैं। पहला आपका कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा आपका वेक्टर फॉर्म। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट निकालने के भी दो तरीके हैं, कार्टेशियन फॉर्म और
वेक्टर फॉर्म, तो वही आपको दूसरी चीज़ देखनी है। पहला आपको निकालना क्या है, दूसरा आपको जो गिवन है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस कहाँ है, ठीक, एक्स एक्सिस है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, एक्स वाई पॉइंट होंगे। अगर वेक्टर होते तो आपको ऐसा दे देता, लेकिन क्या ऐसा यहाँ पे दे रखा कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो पहला हमने देख लिया, फाइंड क्या करना है हमें, सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव कोऑर्डिनेट। दूसरा काम, हमें जो चीज़ गिवन है, कौन से फॉर्म में गिवन है, वेक्टर या कार्टेशियन, तो हमने देख लिया कार्टेशियन फॉर्म में हमें चीज़ गिवन है, वेक्टर में नहीं है। तीसरी बात हमें देखनी है एक्सिस, कौन सा एक्सिस दिया गया है, जरा देखो यहाँ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया था। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं भैया सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म, सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म, सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स एक्सिस। ये फॉर्मूला लगा के आपको मिल जाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास इन कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर यहाँ x की जगह एक्स वाई होता तो हम क्या करते, सेंटर ऑफ मास इन कार्टेशियन फॉर्म इन x और y एक्सिस। क्या कहा मैंने, सेंटर ऑफ मास इन कार्टेशियन फॉर्म इन x और y एक्सिस, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, m1 x1 आपको गिवन होगा, कैसे होगा अभी सब बताऊंगा, ये सब कुछ आपको गिवन होगा। यहाँ पर वेक्टर नहीं है, कार्टेशियन है। अच्छा, तो हमने देखा द सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स एक्सिस, ये रहा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद एक और चीज़ कहा था उसने, रिलेटिव कोऑर्डिनेट। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, ये रहे, द रिलेटिव कोऑर्डिनेट फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स एक्सिस, रिलेटिव कोऑर्डिनेट फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स एक्सिस। अगर यहाँ एक्स वाई होता तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या निकालना है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म फॉर एक्स एक्सिस, यही मैंने यहाँ लिखा है, द रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ गए, समझ में आया बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आगे आगे जाएंगे। अब देखो आपको क्या कह रहा है, x1 ये है, m1 ये है, x2 ये है, m2 ये है। हम सब कुछ निकाल चुके हैं, x1 की जगह x1 रखेंगे, m1 की जगह m1, x2 की जगह x2, m2 की जगह m2। तो इससे निकल जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास फॉर कार्टेशियन फॉर्म इन x एक्सिस। उस तरीके से रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में निकल जाएंगे, x1 और x2 को माइनस करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम बोथ ऑफ मास 1.0 kg kept in the xy plane in the given that their coordinates in m are 0 and 3.0 and 2.0। तो देखो इस स्टेप से चलेंगे, फाइंड देखेंगे सबसे पहले करना क्या है। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक। स्टेप नंबर 2 क्या गिवन है, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर आपको कहीं वेक्टर दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, मीन्स x1 y1 x2 y2, ठीक है। एक्सिस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कहाँ है एक्सिस, ये रहा, ये छुपा बैठा है, मतलब एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये है क्या, भाई देखो ये आपका x1 y1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर हो गई होगी। देखो ये x2 y2 ही है, भले ही आपको 3.000 दे दे, पर पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए आप इसको 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3.0 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको ये डॉट नहीं देखना है। अगर यहाँ पर होता 3.2 तब बात भी थी, 3.0 से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर होता 0.3 तब भी हमारे लिए काफ़ी मुसीबत थी, पर ये ना ही 0.3 है ना ही 3.214 कुछ नहीं, ये खाली है 3.0। ग्राफ बनाते वक्त हम इस कॉमा को देखते हैं, बस 2 4 इसको देखते हैं, है ना, ये दिखाता है हमें ये x है ये y है। अगर मैं बोल दूँ 2.4 5 तो यहाँ पर हमें x ये होगा और y ये होगा, ये पॉइंट है। ग्राफ के लिए ये वाला कॉमा हम देखते हैं, ये कहलाता है x और ये कहलाता है y, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ गिवन दैट जो हमारा m है वो कहाँ है, 0 मतलब 0 तो यहाँ होते हैं, और कह रहा है 3 2, x का 3 कहाँ है, x का 3 ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y, x का 3 मतलब यहाँ और y का 2 मतलब यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया हमारा x का 3 y का 2।
क्वेश्चन कह रहा है रिलेटिव सेंटर ऑफ मास निकालना है एक्स वाई प्लेन में, सेंटर ऑफ मास एक्स वाई प्लेन इन कार्टीजन फॉर्म, सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स वाई प्लेन इन कार्टीजन फॉर्म। कार्टीजन फॉर्म में कैसा होता है, एक्स वाई प्लेन के लिए एक्स सेंटर ऑफ मास ये, वाई सेंटर ऑफ मास ये। m1 की वैल्यू आपको दे रखी है, कह रहा है बोथ ऑफ मास इक्वल, मतलब दोनों का मास जो है 1.0 है। m1 की जगह 1.0, x1 की जगह 0, m2 की जगह 1.0, x2 की जगह 3। ठीक, इस तरीके से x1 y निकालेंगे। अच्छा, ये तो कोऑर्डिनेट निकले। सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, इसका और इसका अंडर रूट में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में सॉल्व करेंगे, क्यों, एक्स वाई प्लेन, राइट। तो एक्स वाई प्लेन है तो हम एक्स वाई प्लेन के लिए हमें पता है कार्टिजन फॉर्म में जब एक्स वाई प्लेन गिवन हो और हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो, हम सबसे पहले एक्स और वाई निकालेंगे। एक्स और वाई निकालने के बाद जो कि आपको चीज़ें गिवन है इस पर वैल्यू रखेंगे, सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे निकल जाएगा। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। क्या आपको क्या गिवन है, कार्टिजन फॉर्म। कार्टिजन फॉर्म में कैसा होता है फॉर्मूला ये। अब हमने एक्स वाई क्यों लिए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के लिए था, तो x1 की जगह x1, x2 की जगह x2। फिर देखो ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक, बुक में दे रखा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट, तो आपकी मर्जी, आप निकाल भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो इसको भी निकाल ही देना। अपने मार्क्स कोई नहीं कटवाना चाहता, है ना, तो हमें कोई भी चांस नहीं लेना है। एग्नू में काफ़ी हार्ड मार्किंग होती है, तो आप लोगों को ये भी लिख के आ जाना है। कैसा है ये जो x है वो कौन सा x है, ये वाला, और ये जो y है वो कौन सा y है, ये वाला। जब ये दोनों निकल जाएंगे, इनका स्क्वायर करके आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r का मैग्नीट्यूड। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको इजीली समझ में आया होगा कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, उसके बाद हमें गिवन क्या क्या है, वेक्टर या कार्टिजन फॉर्म। 90% केस में आपको कार्टिजन फॉर्म ही देगा, क्योंकि इसी में क्वेश्चन लंबा वो बना सकता है। वेक्टर फॉर्म की इजी है सारी चीज़ें। और तीसरा हमें देखना है एक्सिस, कौन सा एक्सिस उसे गिवन दे रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।